अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 6 जनवरी की रात को 10 बजे एक शौहर अपने कामकाज को ख़त्म करने के बाद अपने घर आता है। बेगम उसको खाना देती है, वो खाना खाता है और खाना खाने के कुछ देर के बाद ही उसकी तबीयत बेजार होने लगती है। तबीयत में तलखी सी आने लगती है और इस तलखी को ख़त्म करने के लिए घर की छत पर चला जाता है, जहाँ पर ताज़ा हवा है और खुली छत है। चक्कर लगाने लगता है। अब ताज़ा हवा में चक्कर लगाने का मकसद ये था कि चलो तबीयत जो बोझल है वो ठीक हो जाएगी। इतने में बेगम साहिबा पीछे आ गई और आकर कहा, क्या हो गया आपको, इस टाइम आप चक्कर लगा रहे हैं? तो कहने लगा कि तबीयत बड़ी बेजार सी हो रही है, तलखी हो रही है। कहती है कि ओहो, तो ऊपर क्यों आ गए आप, चलें डॉक्टर के चलते हैं, अभी चलते हैं। आगे से शौहर कहता है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ी सी तलखी है, 2-4 चक्कर लगाता हूँ फिर ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद छत पर कुछ देर चक्कर लगाता है और लगाने के बाद अपने कमरे में जाके सो जाता है। सुबह हुई, बेगम उठी लेकिन शौहर ना उठा। गई, जाकर आवाज दी तो कोई जवाब ना आया। और फिर जब करीब जाके देखा तो धड़कन बंद, सांसें बंद, जिस्म ठंडा पड़ा हुआ और कुछ कुछ जगहों से बॉडी, जिस्म नीला हो रहा था। इसने क्या किया, इसने फौरन से अपने घर में जो ससुराल वाले थे, जेठ थे, चीखो पुकार करने लगी, शोर डालने लगी, रोने लगी। जब उन्होंने सुना इस चीखो पुकार को, शोर को, वो भागे आए और आकर देखा तो उसका तो हाल ही बुरा है। फौरन से इसको हॉस्पिटल और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के 7 जनवरी को यानी अगले दिन मुकामी कब्रिस्तान में इसे दफना दिया गया। 11 जनवरी 4 दिन के बाद इसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और सब कुछ खुलवा भी लिया, उगलवा भी लिया। असल में ये बीवी ही अपने शौहर की कातिला थी। ये सब ड्रामा कर रही थी कि चलो डॉक्टर के चलते हैं ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं, मेरा किसी को पता ना चले। असल में इसी ने खाना कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से शौहर की तबीयत में बड़ी तलखी आ रही थी। अब इसका क्या मुफाद था, इसने ऐसा क्यों किया? और हैरत की बात है कि ना कोई झगड़ा, ना कोई मसला, क्या किसी के कहने पर किया या खुद ही इसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी? तो ये तमाम डिटेल्स और ये तमाम सवालात, इनके जवाबात आज के इसी व्लॉग में मैं आपको तफ्तीश के मुताबिक बताऊंगी कि ये अफसोसनाक वाकया क्यों और कैसे हो गया। मोहम्मद असलम साहब हैं घर के सरबराह। इनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है वो बिलाल है और बिलाल मैरिड है। उसके बाद इनका बेटा है अहमद, दूसरे नंबर पर आता है और अहमद भी मैरिड है। तीसरे नंबर वाला बेटा है इब्रार और इब्रार की उम्र है 25 साल, जो कि अनमैरिड है। ये तीसरे नंबर पर है। 2 साल पहले 2024 में इब्रार के लिए वालिद ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए और इनके इसी रिश्ते ढूंढते ढूंढते ये बात पहुंच गई रहीम यार खान के रिश्तेदारों के पास। रहीम यार खान के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने फौरन से असलम साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं इब्रार का, हमसे तो पूछ लेते, हम भी वेल विशर हैं, हम भी अपने बेटे के लिए आपकी मदद करते। तो फिर उन्होंने एक लड़की जिसका नाम ज़ेब है उसका रिश्ता दिखाया। ज़ेब बहुत खूबसूरत भी है, रहीम यार खान की ही रिहायशी है और उनकी देखी भाली है, पुराना जानते हैं। वो रिश्ता दिखाते हैं, वालिदैन देखते हैं और फिर दोनों फैमिलीज़ को एक दूसरे पर कोई एतराज़ नहीं होता, सेलेक्ट हो जाते हैं। और फिर जनाब ये शादी आज से 2 साल पहले हो चुकी होती है। जब ज़ेब रहीम यार खान से रुखसत होकर आई तो यहाँ पर ज़ाहिर नया घर, नया माहौल, वो यहाँ पर कुछ दिन लगे एडजस्ट होने में, लेकिन उसके बाद बेहतरीन एडजस्ट हुई। और चूंकि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का कभी कोई मसला नहीं हुआ। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ जिस केस पर, इसमें इस शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं और बड़ी पुरसकून और खुशहाल ये मियाँ बीवी हैं, ये शादी है जो गुजर रही है। और लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इनके यहाँ औलाद नहीं हुई इन 2 सालों में। लेकिन 2 सालों के औलाद ना होने की वजह भी कभी इनकी लड़ाई का सबब नहीं बनी।
अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। 6 जनवरी की रात थी। शौहर जब घर आया और अपनी बीवी से कहा खाना दे दो जल्दी से, बड़ी भूख लगी। बीवी फटाफट खाना गर्म करती है और दे देती है। अब जब बीवी खाना देती है, खाना खाता है और खाना खाने के कुछ ही देर के बाद तबीयत में शदीद तलखी आई। उठा, छत पे चला गया और छत पर जाकर टहलने लगा। बीवी ने कहा इसको क्या हो गया, खाना खाया और फौरन छत पर चला गया। पीछे गई और जाकर कहा क्या हो गया आपको, क्यों इस तरह से तलखी हो रही है आपको? कहने लगा पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे तलखी हो रही। चले आए डॉक्टर के चलते हैं। नहीं मैंने डॉक्टर के नहीं जाना, तलखी तो है, ताज़ा हवा है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अभी देखना मैंने ठीक हो जाना है। बीवी खामोश हो गई। कुछ देर और चक्कर लगाए और फिर अपने कमरे में जाके लेट गया, सो गया। ये वक़्वा मैं आपको 6 जनवरी का बता रही हूँ जब खाना दिया। अगला दिन है 7 जनवरी। 7 जनवरी को सुबह रूटीन के मुताबिक उठा नहीं। बीवी ने आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। उसके बाद उसके पास गई और जाकर कहा इब्रार इब्रार। इब्रार ने कोई जवाब नहीं दिया। इब्रार के जिस्म पर नीले धब्बे, जिस्म ठंडाई यख, धड़कन बंद, सांसें बंद। फौरन से शोर मचाने लगी, रोने धोने लगी। रोने की आवाज़ें सुनकर, चूंकि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो घर वाले ससुराल वाले सारे फौरन इकट्ठे हो गए। अगर कहती देखो क्या हो गया इब्रार को, देखो क्या हो गया। उन्होंने फौरन से जाहिर है अपने भाई को देखा सबने, तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर्स ने चेकअप किया और फिर कहा हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप लोगों ने आने में देर कर दी। इसके बाद जनाब मैयत को जब घर लाए तो तदफीन की तैयारियां शुरू की और फिर गुस्ल देने का जब टाइम आया तो इसके भाई पास खड़े थे और बिलाल जो है वो बिल्कुल करीब था, चूंकि सबसे बड़ा भी था और जिम्मेदार इंसान था। जैसे ही भाई को गुस्ल देने लगे तो इसके जिस्म पर देखा कि नीले रंग के जगह जगह धब्बे हैं। सोच में पड़ गया कि ये क्या बात है, जवान भाई मेरा अचानक से इसको कुछ था भी नहीं, फौत हो गया और धब्बे क्यों पड़े। अपने छोटे भाई अहमद को फौरन आवाज देता है, कहता है अहमद इधर आओ जरा, जल्दी आओ। अहमद जाता है, कहते हैं जी भाई। कहते देखो यार जरा मुझे ये धब्बे धब्बे लग रहे हैं, कहीं मेरा वहम तो नहीं है। अहमद गौर से देखता है तो कहता है नहीं भाई धब्बे पड़े हुए हैं। अपने वालिद को बुलाते हैं, खामोशी के साथ, शोर शराबा नहीं डाला। असलम साहब उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब्बा जी ये अपनी मौत नहीं मरा, इसके साथ कुछ और किया है, मामला कुछ गड़बड़ है। देखिए नीले रंग के धब्बे, कभी आपने सुना किसी भी मौत में पड़े हो? बाप कहता है जो भी है खामोश हो जाओ, पूरी बरादरी इकट्ठी हुई है, हमारे पल्ले इज्जत नहीं रहेगी। वैसे भी खाना खाने से इसकी तबीयत खराब हुई थी ना, तो न जाने खाने में ना कुछ ऐसा वैसा हो, क्यों पूरी बरादरी में जलील होना है। अपनी जबान को यहीं पे बंद कर लो, बाद में बात करेंगे। सब चुप कर गए। गुस्ल कंप्लीट हुआ और मुकामी कब्रिस्तान में इसको दफना दिया गया। बीवी के घर वाले भी चूंकि आए हुए थे, सबने अफसोस भी किया, साथ भी दिया। दफनाने के बाद रात गुजर गई, अगले दिन कुल का ख़त्म दिलवाया गया और फिर बीवी ने यानी ज़ेब ने खामोशी से जाके अपने वालिद को कहा कि अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, बच्चे मेरे नहीं हैं, शौहर मेरा चला गया, मैं आपके साथ जाऊँगी, मुझे वो कमरा बहुत काट रहा है, मैंने वहाँ नहीं रहना। बाप ने कहा इद्दत तो पूरी करो फिर उसके बाद चली जाना, इद्दत तो पूरी करो फिर उसके बाद आ जाना, कोई मसला नहीं। कहती नहीं मैं आपके पास आपके घर में इद्दत पूरी कर लूँगी, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे खौफ आ रहा है। वालिद ने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। वालिद गए ससुर के पास। अब पूरी बरादरी जा चुकी है, चूँकि कुल का ख़त्म भी हो चुका, और जाकर उनको कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, दुखी है, कुछ दिन रखूँगा फिर खुद आके छोड़ जाऊँगा। ससुर तो पहले ही डबल माइंडेड था, चूँकि नीले धब्बे थे और खामोश था बरादरी की वजह से। कहता है नहीं अभी नहीं जाना, आपने 5 मिनट वेट करें, मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी, फिर उसके बाद ही जाना, जो भी करना है वो करना है। कहते ठीक हो गया। ये लोग बैठ गए। अब 2-4 मेहमान जिनको सी ऑफ करना था वो करने के बाद इधर से इसके घर वाले यानी मरहूम की फैमिली और उधर से बीवी उसकी फैमिली, ये लोग बैठ गए आपस में। बैठकर बात शुरू की ससुर ने कहा मेरे बेटे के जिस्म पर नीले रंग के धब्बे पड़े हुए थे, आपको पता है? ससुर कहता है नहीं मुझे नहीं पता, यानी मरहूम का ससुर कहता है मैं बता देता हूँ आपको,
उसके पूरे जिस्म पे नीले धब्बे थे। हमने खुद देखा है, हमने तो जानबूझ के आवाज नहीं निकाली कि बरादरी पूरी इकट्ठी है, कैसे मामलात सेटल होंगे, जलालत हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? नीले धब्बे किस वजह से हैं? सुसर ने और फिर जनाब इसके दोनों जेठ हैं जो, उन्होंने कहा पूछो इससे क्यों है हमारे भाई के जिस्म पर नीले धब्बे, ना वो बीमार था ना कुछ था, अच्छा खासा आया था, खाना इसने डाल के दिया और उसके बाद वो ठीक ही नहीं हुआ, छत पे चक्कर लगाने लग गया, क्या मसला है इसका, क्या किया इसने हमारे भाई को। आगे से सुसर कहता है तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो मेरी बेटी के मुतल्लिक, अभी तो उसका जनाजा उठे 2 दिन नहीं गुजरे। और साथ ही ज़ेब शुरू हो जाती, कहती हाय मेरा शौहर, मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं आप लोग, मैं क्यों कुछ करूंगी अपने शौहर को, मैं तो खुद बहुत दुखी हूं कि ये क्या हो गया मेरे मियाँ के साथ, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, अभी से इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। फुल ड्रामा। आपको पता है कि उनकी तबीयत में तलखी थी, अब खाना उन्होंने बाहर से क्या खाया है, कौन सा खाना खा बैठे हैं जो रिएक्ट कर गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसकी वजह से ये मामला बन गया। मुझे क्या जरूरत है अपना हंसता बसता घर बर्बाद करूं। ससुर को ज्यादा गुस्सा चिढ़ता है, नहीं सॉरी वालिद को ज्यादा गुस्सा चिढ़ता है। वो कहते हैं क्यों मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की फजूल बातें करते हुए और इल्जाम लगाते हुए। गर्मा गर्मी हो गई, बहस शुरू हो गई। एक भाई ने 15 पर कॉल कर दी, जेठ ने, पुलिस आ जाती है थाना सिटी चीचावतनी से, और थाना भी यही लगता है। नफरी आ गई, आके नफरी ने पूछा हाँ भाई, वो इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं हमें क्यों गंदा कर रहे हो, इल्जाम क्यों लगा रहे हो। एक एक बंदे को पुलिस सुनती है, पूछती है, बीवी को साइड पे ले जाके पुलिस थोड़ा सा पूछती है, तो आगे से फीमेल पुलिस ऑफिसर भी है। तो फिर जनाब सारी कहानी 19-20 डंडिया मार के खोलने लगती। पुलिस कहती दोनों फैमिलीज आ जाएं, बड़े थाने चल के बात होगी। थाने ले गए और बीवी को, ज़ेब को तो वहीं से पुलिस ऑफिसर ने अब पकड़ के रखा, अपनी हिरासत में रखा। थाने में जाके जब तफ्तीश की इससे रिवायती अंदाज में सवाल पे सवाल, तो आगे से इसने सारा किस्सा और माजरा खोल दिया। वो क्या था सुनिए। तफ्तीश के दौरान बताती है कि रहीम यार खान में मेरा एक कज़न है जिसका नाम एहसान है। मैं शादी से पहले उसको बहुत पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था और मुझे उससे बेतहाशा मोहब्बत थी। पुलिस ने कहा कि बीबी फिर शादी करनी थी उससे, क्यों नहीं की, क्या वजह बनी, क्यों नहीं की। कहती है कि वो सेट नहीं था, जॉब शॉप थी नहीं, तो मैं अगर अपने वालिद साहब को बताती भी, जोर भी डालती, तो भी ये रिश्ता नहीं होना था क्योंकि उसका कोई रोजगार था ही नहीं। मैं खामोश हो गई, ये रिश्ता आया और मैंने खामोशी से यहाँ शादी कर ली। शादी के बाद भी मैं एहसान से उसी तरह से गपशप मारती थी जैसे कि शादी से पहले मारती थी। तो मुझे अपना शौहर मेरे साथ कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी बुरा लगता था क्योंकि मुझे तो एहसान पसंद था। अब आके एहसान का बेहतरीन रोजगार हो चुका था और फिर एहसान ने और मैंने ये प्लान किया कि अब हम शादी करते हैं, औलाद भी तो नहीं हुई। तो फिर मैंने इसको ठिकाने लगाने का सोचा। हम दोनों ने जो प्लान किया उस प्लान के मुताबिक साथ में इसने पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये भी बताया कि शादी चूंकि मेरी हो चुकी थी, गपशप मेरी होती थी, मैं जब भी रहीम यार खान जाती थी वालदैन के पास तो उसको भी मिलती थी जाके। अब फैमिलीज बाहर बैठी हुई हैं और जो ज़ेब है उससे तफ्तीश हो रही है, पुलिस ऑफिसर साइड पे ले जाके। फैमिलीज ये कह रही हैं कि पता नहीं बेचारी हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं ज़ेब की फैमिली। खैर होता कुछ इस तरह से है कि मैं काला पत्थर पीस कर एक बोतल में मिक्स कर लेती हूँ अपने मियाँ के आने से पहले। शौहर को जब खाना डाल के देती हूँ साथ बोतल देती हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत से सर्व करती हूँ। वो प्यार प्यार से खाना भी खाते हैं और बोतल भी पी लेते हैं। अब जैसे ही वो बोतल पी लेते हैं तो उनकी तबीयत में तलखी आ गई, ये वो वजह है। पुलिस ने पूछा कि बीबी कत्ल करने की क्या जरूरत थी, तुम तलाक ले लेती अगर इतना ही तुम्हें जुनून था। तो आगे से कहा कि मैं तलाक कैसे लेती, सबको पता था कि मेरा शौहर अच्छा है, जिम्मेदारी पूरी करता है, किसी किस्म का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, इसके अंदर कोई नुक्स ही नहीं था। नुक्स होता तो मैं कोई इशू भी बनाती, नुक्स था ही नहीं तो कैसे सबको कहती कि मैंने तलाक लेनी, मैंने गंदे हो जाना था। इसलिए फिर मैंने काले पत्थर का सोचा और फिर उसको दिया कि ये मर जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, रहीम यार खान चली जाऊंगी और एहसान तो है ही मेरा कज़न, आराम से मेरी वहाँ पे
शादी हो जाएगी। पुलिस ने जनाब 302 का एक मुकदमा दर्ज किया और मुद्दई उसमें बना शौहर का भाई बिलाल। 2 नामजद मुल्जिमान इसमें लिखे गए, एक जनाब एहसान और दूसरा इसकी बीवी ज़ेब। ज़ेब तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो गई। ज़ेब से पूछा, एहसान का नंबर ट्रेस किया, लोकेशन दी और एहसान को भी गिरफ्तार करके ले आए और लाकर पूछा तो सेम टू सेम यही बात एहसान ने भी बताई। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको आज के इस व्लॉग के एंड पर जो मैसेज देने जा रही हूँ वो ये है कि बीबी नहीं रहा जाता था, इश्क चढ़ा हुआ था तो जो मर्जी करती, उस बेचारे मासूम की जान क्यों दी जो न लड़ता है न झगड़ता है। तुम खुद उसकी तारीफ कर रही हो और ऐसी तमाम बदबख्त औरतें, आप यकीन करें, अपनी आसानी के लिए, अपनी आशिकी माशूकी के लिए किसी मासूम की, शरीफ की जान लेकर ये सोचती हैं कि आप सुकून से जिंदगी गुजरेगी। नहीं, अब सुलाखों के पीछे गुजरेगी जिंदगी। अब आप कातिला हैं, स्टैंप है आपके ऊपर कातिला की, हाथ आपके लाल हैं, खून से रंगे हुए हैं। आज इस शौहर को मार दिया जिसमें कोई नुक्स ही नहीं है, जो इज्जत करता है, क्या गारंटी है कि कल को एहसान को छोड़ेगी अगर तो बाहर आ गई। और यही एग्जाम्पल बाकी तमाम औरतों के लिए और खसूसी आदमियों के लिए जो शादीशुदा औरतों से यारियां डालते हैं और फिर उनके शौहरों को मारते हैं इस उम्मीद पर कि मेरे साथ रहेगी। नहीं, आपके साथ नहीं रहेगी, अगला वार आप पे करेगी, क्योंकि हाथ तो उसका खुला हुआ है। अपने आप को बचाएं, किसी की इज्जत को बचाएं, अपनी जिंदगी बचाएं। थैंक यू।